बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने जाते जाते आपको एक होमवर्क दिया था, तो चलिए इसी के सॉल्यूशन से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरू करें। ये क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चों इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें y आपको अकेला मिलता था, जैसे आपको ऐसे मिलता था y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, कुछ इस टाइप का मिलता था। y हमेशा आपको अकेला मिलता था, तो बहुत सिंपल होता था। हम लिखते थे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, और फिर इसको डिफरेंशिएट करके लिख देते थे, जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल जाता था आपको 6x प्लस 4, इस तरीके से। बहुत सिंपल था। लेकिन यहाँ पे आपको y अकेला नहीं दिख रहा होगा, y आपको ऐसा मिक्स्ड टाइप का दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि x के साथ y को मिक्स कर दिया गया है, और आप यहाँ पे y को अगर अकेला भी करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, है ना बच्चों। अगर यहाँ y स्क्वायर होता तो हम y स्क्वायर और y स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, और जो कुछ भी मिलता है उसको नीचे भेज देते हैं। बात समझ रहे हैं। और फिर स्क्वायर को उधर ले जाकर रूट बना देते हैं, और तब हम y को अकेला कर सकते थे। लेकिन यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, तो अगर आप y को कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो एक y यहाँ बच जाएगा, और अगर आप y स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे y नीचे आएगा। ओवरऑल बच्चों आप कुछ भी कर लेंगे, y अकेला नहीं होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि तब हम कैसे डिफरेंशिएट करें, तो बच्चों घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमसे dy बाई डी एक्स पूछ रहा है ना, यानी वो हमसे कह रहा है कि y को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, यही कह रहा है। तो y तो हमको दिखाई तो दे ही रहा है, तो चलिए काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं, है ना। अगर नहीं मिलेगा तो हार जाएंगे, अगर मिल जाएगा तो जीत जाएंगे। देखते हैं, लेकिन पहले लड़े तो सही, हार जीत तो बाद की बात है। तो लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। सही है। अब बच्चों जब हम इस साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा, और इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन रूल, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना बच्चों, 2x। दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ दो, तो लो छोड़ दिया मैंने, प्लस का साइन दो, अब पहले वाले फंक्शन को छोड़ दो और दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। तो बच्चों y का डिफरेंशिएशन हम 1 थोड़े लिखेंगे, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 होता है, यहाँ हमको x के रेस्पेक्ट में करना है। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स। तो देखा आपने, एक dy बाई डी एक्स तो हमको यहाँ मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने सिर्फ इसको डिफरेंशिएट किया है मल्टीप्लिकेशन रूल लगा के, है ना। पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ दिया, प्लस का साइन दिया, अब पहले वाले फंक्शन को छोड़ दिया और दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। अभी इसका डिफरेंशिएशन तो बाकी है ना, तो चलिए इसको भी करते हैं। प्लस का साइन तो पहले दे लें। अब देखिए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, आप बताएंगे कि आपको समझ आया कि नहीं। मैंने लिखा 2y dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिर्फ 2x, लेकिन y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स क्यों लिखा गया भाई? क्योंकि बच्चों एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया गया था x के रेस्पेक्ट में, और y स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट किया जा रहा है x के रेस्पेक्ट में, है ना। तो याद होगा आपको, हमने चेन रूल से देखा था कि जब कभी भी अगर कुछ और वेरिएबल दे के किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपसे डिफरेंशिएशन पूछे, है ना, तो जो फाइनल आंसर आता है उसमें हम, अच्छा मैं आपको याद दिला दूं अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा, चलिए एग्जैक्ट वही वाला एग्जांपल याद दिलाता हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था और हमको dy बाई डी टी निकालना हुआ करता था, याद है बच्चों, लास्ट क्लास में देखा था। तो क्या करते थे हम लोग, हम चेन रूल का इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहले सबसे बाहर जो है वो पावर है, तो पावर का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, वो नीचे आएगा, x लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस होगा तो 2x ही होगा ना। लेकिन जब हम अंदर जाएंगे तो हमको x मिला, और x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 थोड़े होता है, x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में और dx बाई dt होता है। तो मैंने कहा था ना आपसे कि जब कभी भी कोई और वेरिएबल दे के किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछे, नहीं देखा था हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, जैसे डिफरेंशिएशन सीखा है हमने वैसे डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसमें d ये वाला वेरिएबल डिवाइडेड बाई d ये वाला वेरिएबल, तो इस तरीके से 2x dx बाई dt मिलता था। सिमिलरली y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर x के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 2y dy बाई dx,
अरे यहाँ t था तो यहाँ t था तो dx बाई dt लिखते थे। यहाँ क्या है भाई, तो x है तो dy बाई वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो dy बाई dx लिखेंगे, नहीं तो इस तरीके से। तो ये हमने देखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो हमने सिर्फ वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया है, अभी x को तो हमको छोड़ना है बच्चों, छोड़ दिया हमने, फिर प्लस का साइन देते हैं। अब पहले वाले फंक्शन को छोड़ दें और x का डिफरेंशिएशन करें, तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना 1 होगा। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं, इक्वालिटी का साइन दे और 4 का डिफरेंशिएशन 0। 4 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में आप देखेंगे तो आपको 0 मिलेगा। अब देखें बच्चों, कहानी कुछ ऐसी है कि हमको यहाँ पे dy बाई dx मिला, यहाँ पे dy बाई dx मिला, तो दोनों dy बाई dx को कॉमन ले लें और बाकी जितने भी बचे हुए लोग हैं उनको उधर भेज दें। तो कौन कौन से लोग बच रहे हैं आप देखें, 2xy और वाई स्क्वायर, तो ये दोनों फालतू लोग हैं, भेजें उनको उधर, तो दोनों उधर जाके नेगेटिव में हो जाएंगे। तो इस साइड में क्या बच रहा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो बताएं, इसमें x स्क्वायर बचा और इसमें क्या बचा, प्लस 2xy बचा, तो 2xy है ना, और ये तो इधर आ चुका है, तो ये इधर जाके बनेगा माइनस वाई स्क्वायर और ये भी उधर जाके बनेगा माइनस 2xy। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर। चलिए एक काम करते हैं, फाइनल आंसर लिखते हैं, जगह है इधर ही लिखते हैं, dy बाई dx। अब क्या करें भाई, इसको नीचे लेके आ जाए, अरे इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आकर डिवीजन में आएगा, तो हम लिखेंगे, अच्छा इसमें से भी माइनस साइन को कॉमन ले लें, नहीं तो ये थोड़ा और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2xy है ना, माइनस को कॉमन लिया और नीचे में क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। इज इट क्लियर है ना। तो ऐसे फंक्शंस भी आपको फिजिक्स में मिलेंगे जिनको हमको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको पहले ही स्टेप में ना पता चल पाए कि हम dy बाई dx कैसे निकालेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि हमको dy बाई dx कैसे निकालना है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो आप थोड़ा कमेंट में लिख के बता देंगे कि ये क्वेश्चन आपसे खुद से हुआ था कि नहीं, ठीक है बच्चों। तो क्या हम आगे बढ़े अब बच्चों। अब तक हमने अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ये सीख लिया है, तो अब वक्त आ चुका है ये जानने का कि डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में यूज कहाँ कहाँ होता है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डिफरेंशिएशन का हम 3 तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला तरीका वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि यूज ऑफ डिफरेंशिएशन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और बच्चों मोशन में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि रेट ऑफ चेंज 2 तरीके का होता है, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो डिफरेंशिएशन का यूज हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए करते हैं, एवरेज का नहीं, है ना बच्चों। लेकिन फिलहाल के लिए ना आप इस इंस्टेंटेनियस वर्ड को भूल जाइए, ठीक है। जब तक कि हम मोशन में ये ना क्लियर कर लें कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंस क्या होता है ना, और उसकी कोई खास रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल यहाँ है नहीं। तो फिलहाल आप इतना याद रखें कि डिफरेंशिएशन का यूज हम रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए करते हैं। एक बार फिर से बताएं, डिफरेंशिएशन का यूज हम किस लिए करते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लें बच्चों की dy बाई dx लिखा हुआ है, तो आप बताएं इसको क्या पढ़ते हैं। ऑब्वियसली आप इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, ये ऊपर वाला वेरिएबल y, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन आज के बाद से हम इसको ऐसे भी पढ़ेंगे, ऐसे भी पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी जहां पे आपने डिफरेंशिएशन लिखा था उसकी जगह पे आप रेट ऑफ चेंज भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज है। क्लियर है बच्चों। और फिजिक्स मैथमेटिक्स में आपको डिफरेंशिएशन ज़्यादा सुनने को मिलेगा, लेकिन फिजिक्स में आपको रेट ऑफ चेंज ज़्यादा सुनने को मिलेगा। क्लियर है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी क्या होता है, 9th क्लास में तो आपने पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत तो याद होगा ही, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसका मतलब है कि हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं ds बाई dt, बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम,
समझ रहे हैं? अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x जब dy बाई dx है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ds बाई dt है ना? और इसको कैसे पढ़ेंगे जल्दी बताएं आप। हम इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों, ये तो लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने यहाँ पे s से डिनोट किया है, और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जिसको हमने t से डिनोट किया है ना? अच्छा, और भी देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आप बोलेंगे वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हम इसको dv बाई dt लिख दे बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना? इसको ऐसे पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसको v से डिनोट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जिसको हम t से डिनोट कर रहे हैं। बात समझ आई? अच्छा, कुछ और भी देखते हैं जल्दी जल्दी। बच्चों आपको न्यूटन सेकंड लॉ में भी याद हो, नहीं याद हो तो हम पढ़ेंगे एनएलएम में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, आप टेंशन ना लें। लेकिन अगर आपको याद हो तो बताएं फोर्स क्या होता है। न्यूटन सेकंड लॉ से इसका डेफिनेशन मिला था हमको, तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। आपको याद आ रहा है? चलिए, वहीं से तो F = ma आया था। खैर कोई बात नहीं है। तो फोर्स के बारे में हम लिख सकते हैं कि यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हम इसको dp बाई dt लिख सकते हैं बच्चों? बताएं जल्दी। आप इसको स्मॉल p से डिनोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लिखेंगे कैसे, क्या लिखा हुआ है ये dp बाई dt का मतलब क्या हुआ? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना बच्चों? मोमेंटम जिसको हम p से डिनोट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जिसको हम t से डिनोट कर रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, चलो और भी देखते हैं। बच्चों आपको याद होगा कि पावर जो होता है ना, पावर जिसको चलिए हम कैपिटल P से डिनोट कर लेते हैं, ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्या होता है बताएं? रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हम इसको dw बाई dt लिख सकते हैं, है ना बच्चों? देखिए, किसी भी चीज का रेट अगर आपको टाइम के रेस्पेक्ट में लिखना है तो आप उसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अब इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क नहीं पढ़ते हैं, नहीं, क्योंकि वर्क में क्या चेंज होता है, वर्क तो किया जाता है ना, ठीक है? तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ये भी वर्क का ही रेट है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dw बाई dt आराम से लिख सकते हैं। और इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चों जल्दी बताएं? रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना बच्चों? w से डिनोट कर रहे हैं वर्क को हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इज इट क्लियर? कुछ समझ आया आपको? ठीक है, चलिए ये सब हम बारी बारी से पढ़ेंगे आगे चल के, जैसे जैसे चैप्टर्स में मिलते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखेंगे आप कि किसी भी चीज़ का रेट आपको किसी के रेस्पेक्ट में लिखना है तो आप उसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए, मुझे एक और याद आ रहा है। आपको पता है करंट क्या होता है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मे बी 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? करंट को हम I से डिनोट करते हैं ना बच्चों, चलो इधर लिख लेता हूँ मैं। करंट को I से डिनोट करते हैं तो ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम लिखेंगे dq बाई dt। चार्ज को q से डिनोट करते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऐसे पढ़ेंगे हम इसको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। आई बात समझ में? तो ऐसे ऐसे कई सारे रेट्स अभी हमको मिलने वाले हैं। ये तो मैंने बस कुछ चुन चुन के एग्जाम्पल्स लिए जिनके बारे में आपको 9th 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता था, है ना? अभी और भी ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी। जैसे हम पढ़ेंगे EMF क्या होता है। किसी भी लूप से जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो उस लूप में EMF इंड्यूस होता है ना? ये 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पढ़ेंगे वो होता है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखा जाएगा उस समय वहाँ पे, ठीक है बच्चों? लेकिन फिलहाल के लिए याद रखोगे रेट ऑफ चेंज को हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या अब हम आगे बढ़े? बच्चों आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी क्वांटिटी इंक्रीजिंग है यानी बढ़ रही है तो उसका चेंज पॉजिटिव आता है, और अगर क्वांटिटी डिक्रीजिंग है यानी कि घट रही है तो उसका चेंज नेगेटिव आता है ना बच्चों? तो वो हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीजिंग है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा बच्चों वो भी पॉजिटिव होगा, मतलब चेंज भी पॉजिटिव तो रेट ऑफ चेंज भी पॉजिटिव। क्लियर है? और अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीजिंग है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो नेगेटिव होगा।
तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा और अच्छे तरीके से फील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना बच्चों। मान लें कि आपके घर के बगल में कोई गड्ढा है, ठीक है, कोई गड्ढा है इस तरीके का, और बारिश का मौसम है, तो ऑब्वियसली गड्ढे में पानी भरेगा। तो किसी दिन मान ले कि संडे को, है ना, पानी तो ब्लू होता है ना, तो इसलिए ब्लू से दिखाते हैं। किसी दिन संडे को जब आपने देखा, संडे को, और मान ले कि 12 बजे दिन में आके आपने देखा, तो जो पानी का लेवल था वो था 20 सेंटीमीटर। नाप के देखा आपने 20 सेंटीमीटर। अब दिन भर बारिश हुई तो ऑब्वियसली पानी का लेवल बढ़ेगा। तो जस्ट 24 घंटे के बाद, यानी कि अगले दिन मंडे को, है ना बच्चों, अगले दिन मंडे को जब 12 बजे आपने देखा तो पानी का जो लेवल था वो 30 सेंटीमीटर था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी के लेवल में चेंज कितना हुआ है, तो फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, यानी 30 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का हुआ है। लेकिन मैं पूछूं कि इस गड्ढे का जो पानी है वो किस रेट से बढ़ रहा है ना बच्चों, ये जो हाइट ऑफ लेवल ऑफ वाटर है वो किस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप उसको कुछ इस तरीके से बताएंगे, dH/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ वाटर लेवल, है ना बच्चों। ये किसकी हाइट हम देख रहे हैं, तो वाटर लेवल की हाइट देख रहे हैं, लेवल ऑफ वाटर की हाइट देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जाहिर सी बात है भाई, टाइम के रेस्पेक्ट में है ना, संडे मंडे ये सब टाइम ही होता है ना बच्चों। ये जो दिन होता है, ये जो साल होता है, ये सब टाइम का यूनिट होता है कि नहीं। तो कैसे लिखेंगे बताएं, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ वाटर, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा, तो हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर पर डे। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है ये। अरे भाई, हर दिन पानी का जो लेवल है, मतलब इस मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो जिस दिन आपने जाके मेज़र किया तो 20 सेंटीमीटर, और अगले दिन जाके मेजर किया तो 30 सेंटीमीटर मिला। इस मेजरमेंट के हिसाब से इस गड्ढे के पानी का जो लेवल है ना, वो 10 सेंटीमीटर पर डे के रेट से बढ़ रहा है। तो अगर बढ़ रहा है तो प्लस आएगा। कुछ बात समझ आई? चलिए अगले दिन देखते हैं। अगले दिन नहीं, मतलब कुछ महीनों के बाद देखते हैं, जब बरसात का मौसम ख़त्म हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो बरसात का मौसम ख़त्म हो चुका है, तो अब तो पानी धीरे धीरे सूखेगा ना। तो चलिए किसी दिन आके आपने पानी का लेवल मेज़र किया, है ना। तो चलिए वो दिन संडे का था, संडे को आपने मेज़र किया और वही 12 बजे मेज़र किया, ठीक है। कुछ महीनों के बाद आपको पता चला कि ये जो लेवल है वो है 50 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, 50 सेंटीमीटर। फिर अगले दिन 24 घंटे के बाद, यानी कि मंडे को जब आपने आके मेज़र किया, तो अब तो पानी का लेवल घटा हुआ रहेगा। तो आपको पता चला कि ये जो लेवल है वो है 48 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? 48 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे पूछूं कि dH/dt कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि dH/dt कितना है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ वाटर लेवल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना है, यानी कि जो वाटर लेवल का हाइट है वो किस रेट से कम हो रहा है, कम ही हो रहा है, या किस रेट से बदल रहा है, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 2 सेंटीमीटर पर डे। अरे 50 सेंटीमीटर से 48 सेंटीमीटर हुआ है, तो बच्चों 2 सेंटीमीटर पर डे। लेकिन प्लस में कि माइनस में? माइनस में आएगा ना बच्चों। देखो समय तो हमेशा ही बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि हम कभी मंडे से संडे में चले जाएंगे। हम हमेशा मतलब मंडे से ट्यूसडे में ही जाएंगे, चाहे संडे से मंडे में ही जाएंगे, हम आगे ही बढ़ते हैं, हम कभी पीछे तो जाते नहीं हैं। लेकिन वाटर का लेवल तो आगे पीछे हो सकता है ना। बरसात हो रही है तो वाटर का लेवल बढ़ेगा, अगर बरसात नहीं हो रही है तो वाटर का लेवल कम होगा। तो ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है ना, dt जो, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अब बात समझ रहे हैं, समय में चेंज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, समय कभी डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकता है, समय हमेशा बढ़ता है। अब बात समझ रहे हैं? तो नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो रेट ऑफ चेंज डिपेंड किस पे करेगा? ऊपर वाली क्वांटिटी पे। जैसे यहाँ पे जो चेंज था वो पॉजिटिव था, प्लस 10 सेंटीमीटर। आप फाइनल माइनस इनिशियल करें, प्लस 10 सेंटीमीटर आएगा, इसीलिए हमने लिखा था प्लस 10 सेंटीमीटर पर डे। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे दिन टाइम देखा जाए तो एक दिन बढ़ा है, तो एक दिन बढ़ा है तो डे जो होगा वो तो प्लस में ही लिखा जाएगा, है ना। लेकिन वाटर का लेवल 2 सेंटीमीटर कम हुआ है। अब आप फाइनल तो ये है ना बच्चों 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर करेंगे, -2 सेंटीमीटर आपको आंसर मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये जो माइनस साइन है वो हमको बता रहा है कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो हाइट है,
है ना, जिसका रेट आप मेजर कर रहे हैं वो एक्चुअली कम हो रहा है, ठीक है, माइनस साइन से हमको ये पता चलता है। तो क्लियर है ये, क्वांटिटी इंक्रीजिंग रहेगी तो उसका रेट ऑफ चेंज हम पॉजिटिव लिखेंगे, क्वांटिटी डिक्रीजिंग रहेगी तो उसका रेट ऑफ चेंज हम नेगेटिव लिखेंगे। इज इट क्लियर? अब चलिए देखते हैं, सवाल ये है कि रेट ऑफ चेंज से आखिर हमको पता क्या चलता है ना बच्चों? तो बहुत ध्यान से सुनना, रेट ऑफ चेंज हमको ये बताता है कि कोई भी क्वांटिटी कितनी तेजी से बदल रही है। अगर रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है यानी वो क्वांटिटी बहुत तेजी से बदल रही है, रेट ऑफ चेंज कम है तो क्वांटिटी धीरे धीरे बदल रही है। वो एग्जाम्पल हम यहाँ भी देख सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बच्चों क्या आपको क्या लग रहा है इन दो सिचुएशंस को देख के, पानी का जो लेवल है ना बच्चों, वो तेजी से बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये बताएं। तो आप बोलेंगे सर लेवल बढ़ बहुत तेजी से रहा है लेकिन घट धीरे धीरे रहा है। कैसे पता लगाया आपने? तो एक दिन में 10 सेंटीमीटर बढ़ गया, लेकिन जब घटने की बारी आई तो एक दिन में मात्र 2 सेंटीमीटर घट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पानी के लेवल के बदलने का जो रेट है, बढ़ने का जो रेट है ना बच्चों, प्लस साइन से यही पता चला बढ़ रहा है। तो पानी के लेवल के बढ़ने का जो रेट है वो ज़्यादा है, इसका मतलब है कि पानी का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन पानी के लेवल के घटने का जो रेट है वो कम है। अरे भाई 10 सेंटीमीटर पर डे और 2 सेंटीमीटर पर डे कम है ना, यानी पानी का लेवल बहुत धीरे धीरे घट रहा है। तो रेट ऑफ चेंज हमको बताता है कि हाउ फास्ट अ क्वांटिटी इज चेंजिंग, एक क्वांटिटी कितनी तेजी से बदल रहा है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो बच्चों कि जब बच्चा छोटा होता है, मान लो 2 साल का है, 2 ईयर्स का है, ठीक है बच्चों, बच्चा 2 साल का है, तो उस समय उसकी हाइट, अब 2 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है, मान लेते हैं कि वो 3 फीट का है ना, तो उस समय जो उसकी हाइट है वो 3 फीट है, ठीक है। 1 साल के बाद जब वो 3 साल का हुआ, तो 3 साल का आप देखेंगे कि 2 साल का बच्चा इतना बड़ा, 3 साल का अचानक से इतना बड़ा हो जाता है ना। तो 3 साल का हुआ, जब वो 3 ईयर्स का हुआ तो उसकी जो हाइट है मान लेते हैं कि 3 फीट एंड 6 इंच है। हो सकता है बच्चों 6 इंच बच्चा 1 साल में तो बढ़ ही जाता है ना। अब एक बात बताएं, वही बच्चा इधर जगह है तो इधर लिखते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, ये तो आप समझ चुके हैं ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। वही बच्चा जब बड़ा हुआ, जब 20 ईयर्स का हो गया, 20 ईयर्स का हो गया, ठीक है, तो मान ले कि उसकी जो हाइट है वो है 6 फीट। 20 साल के आदमी का हाइट 6 फीट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या लगता है बच्चों, जब वो 21 ईयर का होगा तो उसकी हाइट 6 फीट 6 इंच हो जाएगी क्या? अरे यहाँ भी तो 6 इंच बढ़ा था, तो आपको क्या लगता है यहाँ 6 इंच बढ़ जाता है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? इसका मतलब जब वो 22 ईयर्स का होगा तो 7 फीट का हो जाएगा, 23 ईयर्स का होगा तो 7 फीट 6 इंच का। ऐसा होता है क्या? जी नहीं। बहुत ज़्यादा भी बेचारा अगर बढ़ेगा ना, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं 1 इंच बढ़ जाए, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया हालांकि, ठीक है, आप जानते हैं, ठीक है बच्चा। अच्छा 1 मिनट पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो 6 फीट 1 इंच है ना। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूँ कि बच्चे के बढ़ने का रेट कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? 6 इंच पर ईयर। अरे 1 साल में 6 इंच बढ़ा है भाई, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो dh/dt होगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ बच्चा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो 6 इंच पर ईयर है। नहीं, लेकिन यहाँ अगर मैं आपसे dh/dt पूछूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आप बोलेंगे 1 इंच पर ईयर है। इज इट क्लियर? तो आप बताएं, यहाँ रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है कि वहाँ रेट ऑफ चेंज? यहाँ ज़्यादा है, 6 इंच पर ईयर। तो रेट ऑफ चेंज हमको बताता है कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से बदल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, है ना बच्चों। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। अरे बढ़ता तो सब कोई है यार, बढ़ते तो तुम भी रहे होगे, मैं भी रहा हूँगा, नहीं, लेकिन जो बच्चों के बढ़ने का रेट होता है वो बहुत तेज होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तेज़ी से बढ़ते हैं वो, और हमने देखा भी है, प्रैक्टिकली महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन बड़े लोगों के जो बढ़ने का रेट होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, वो बहुत कम होता है? सही है ये? तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज हमको बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से बदल रहा है। याद रखोगे बच्चों, 2 चीज़ें याद रखोगे, अगर कोई भी चीज़ बढ़ रहा है रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, घट रहा है नेगेटिव। और रेट ऑफ चेंज हमको ये पता चलता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है रेट ऑफ चेंज का, वो हमको ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से बदल रहा है। तो क्या हम कुछ एग्जाम्पल्स देख ले बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बच्चों हो सकता है कि कभी आपने अपनी लाइफ में रोटी बेला हो, या कम से कम किसी को जैसे अपनी मम्मी को रोटी बेलते हुए तो जरूर देखा होगा। अब भोजपुरी में तो इसको रोटी बेलना ही कहते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आपको पता हो तो आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आपने उसमें देखा होगा कि पहले एक छोटा सा सर्कल होता है, जैसे आटे को ऐसे गोल बना के हम उसको दबाते हैं तो छोटा सा सर्कल मिलता है। फिर जब उसको जैसे जैसे बेला जाता है वैसे वैसे सर्कल लगातार ऐसे बढ़ते जाता है, वो आपको दिखाई भी देगा बढ़ते हुए, है ना बच्चों। और फिर जब वो इतना बड़ा हो जाता है तो हम उसको उठा के तवे पे डाल देते हैं, ठीक है। तो इसी सिचुएशन से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। कहता है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्कल है, उसका रेडियस बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से, यानी हर सेकंड उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। तो ये पूछता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर रेडियस बढ़ रहा है तो उसका सर्कमफेरेंस भी बढ़ रहा होगा और उसका एरिया भी बढ़ रहा होगा। तो आपसे एरिया के बढ़ने का रेट पूछ रहा है, और कब पूछ रहा है? जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसको तो लिख लें। तो बच्चों एक चीज़ दी गई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई बताएगा क्या ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है? तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। अरे रेडियस के बढ़ने का रेट है भाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ। ये नीचे सेकंड जो है वो टाइम के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम ऐसे dr/dt ही लिखेंगे ना, है ना। और बच्चों बताएं प्लस की माइनस, तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि रेडियस इज इंक्रीजिंग, तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर बच्चों। और कब पूछ रहा है? कब पूछ रहा है? तो एट r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है। क्लियर है? 10 सेंटीमीटर पे आप बताएं कि एरिया के बदलने का रेट क्या है। तो बच्चों dA/dt पूछ रहा है, dr/dt दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का रिलेशन तो लिख लें कि एरिया ऑफ अ सर्कल होता कितना है। बताएं कितना होता है? सबको पता है πr² होता है। अब तो साफ साफ हमको दिख गया कि भाई a पता है, r के रेस्पेक्ट में, r के फंक्शन में हमको a दिया हुआ है और हमसे dA/dt पूछ रहा है। इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? तो टाइम के रेस्पेक्ट में। करे डिफरेंशिएट तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना बच्चों। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो a का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dA/dt, बहुत बढ़िया, है ना। पाई कांस्टेंट है, नहीं करेगा पार्टिसिपेट। और r² का डिफरेंशिएशन, अब आदत डाल ले लिखना बच्चों। सबसे पहले 2r तो आप लिखेंगे ही, है ना बच्चों। x² का 2x याद आ रहा है तो r² का 2r, लेकिन बगल में dr/dt भी लिखना पड़ेगा। d ये वाला वेरिएबल डिवाइडेड बाई d ये वाला वेरिएबल। आपको याद आया? चेन रूल में पढ़ा था हमने, और कैसे आया था एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। चेन रूल की अगर हम बात करें तो सबसे बाहर स्क्वायर है, तो पहले आप स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर नीचे आता है, तो 2 आ गया। अरे भाई ये पाई बेचारा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसको रहने दें। तो 2 नीचे आया और पावर में से 1 माइनस होगा, तो 2 - 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2r मिला आपको, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन बच्चों जब आप अंदर आएंगे तो आपको r मिल रहा है, और r का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 थोड़े होता है, r का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dr/dt होता है, ठीक है। अब बहुत सिंपल, हमको पाई लिख लें, 2 लिख लें, r की जगह पे कितना, जल्दी बताएं। r की जगह पे हमको 10 सेंटीमीटर रखना है। आपको रेट ऑफ चेंज कब चाहिए? तो 10 सेंटीमीटर पे चाहिए, ठीक है। तो r की जगह पे आप लिख लें बच्चों 10 सेंटीमीटर, है ना। और dr/dt की जगह पे लिख लें 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, कुछ इस तरीके से। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितना होगा बताएं? 2 × 2 4 × 10 40 हो जाएगा। तो आंसर आ रहा है 40 पाई की जगह पे आप जो रखते हैं ना 3.14 या 22/7, वो सब रखने की जरूरत नहीं है। आप पाई के फॉर्म में आंसर दें, ये बहुत खूबसूरत दिखता है ना बच्चों। चलिए तो 40 पाई और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा पर सेकेंड। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है, कब r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे, वो है 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर आना भी चाहिए, एरिया है ना ऊपर में, है ना बच्चों। तो लेंथ का स्क्वायर होता है उसका यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, इसको लैंग्वेज में हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि एरिया
हम ऐसे लिख सकते हैं कि एट आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ऐसे भी तो लिखते हैं, एट द रेट ऑफ 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? तो बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है ना, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके और बिल्कुल अपने से ट्राई करें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो खुद से ट्राई करें, आपको जो समझ में आया वो करें, ठीक है? और उसके बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि आपसे हो गया है या नहीं हो रहा है, तब आप मेरे साथ आएँ, ठीक है बच्चों? तब तक मैं इसको मिटा दूं। बच्चों ये क्वेश्चन कहता है कि हाइट ऑफ अ कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब बच्चों एक कोन की बात करता है। ये कोन देखा होगा आप लोगों ने, कुछ इस तरीके का होता है, नहीं जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, या वो बर्थडे में वो जो जोकर वाली टोपी आती है ना, वो है ये, ठीक है? तो दो चीज़ों का जिक्र किया गया है, एक तो हाइट ऑफ कोन का और एक इसका जो बेस है उसके रेडियस का, ठीक है? तो कहता है कि इसका जो हाइट है वो बढ़ रहा है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हम लिखेंगे dh/dt इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और चूंकि बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, है ना? फिर कहता है कि रेडियस ऑफ द बेस इज डिक्रीजिंग, ये जो बेस है इसका रेडियस घट रहा है। अब होगा कोई, हो सकता है पकड़ के कोई खींच रहा हो या कुछ भी हो रहा हो इसमें, जिसकी वजह से ये जो बेस है लगातार कम हो रहा है और हाइट लगातार बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? तो घटने का रेट क्या है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना? तो बच्चों रेडियस घट रहा है तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, और हमसे पूछ रहा है कि हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज चेंजिंग। अब बच्चों हाउ फास्ट पूछ रहा है, यानी कोन कितनी तेजी से बदल रहा है। तो कोई भी चीज़ जितनी तेजी से बदल रहा होता है उसको हम उसके रेट ऑफ चेंज से दिखाते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी कोन कितनी तेजी से बदल रहा है ये जानने के लिए कोन का वॉल्यूम कितनी तेजी से बदल रहा है ये जानने के लिए हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे। बात समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए तो ये हमको निकालना, और कब निकालना है बच्चों? तो दिया हुआ है एट आर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है? जिस समय रेडियस 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर हो, उस समय आपको बताना है। क्लियर? चलिए फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम, रेडियस और हाइट का रिलेशन तो पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होता है कितना होता है बच्चों, ठीक है? तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको याद था? चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं याद था तो अभी याद कर ले, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर अब तक आपने इसको ट्राई नहीं किया ना, तो कम से कम अब भी तो कर लें। dh/dt पता है, dr/dt पता है, और dv/dt आपको निकालना है। तो आप डिफरेंशिएट करें दोनों साइड्स t के रेस्पेक्ट में। नहीं तो डिफरेंशिएट करने के बाद अगर आपने सही तरीके से डिफरेंशिएट किया है, पक्का आपका आंसर आ जाएगा। तो अब से भी कम वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लें। क्लियर है? चलिए तो मैं आशा करता हूं कि अब तक आपने देख लिया होगा। लिखते हैं dv/dt चाहिए, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना बच्चों? तो v का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में dv/dt। बच्चों मेरे 1/3 पाई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब आर स्क्वायर और h का जो डिफरेंशिएशन है, मैं पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके लिख देते हैं, फिर h को डिफरेंशिएट करके लिख देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा ना, यानी पहले आप इसको डिफरेंशिएट करें, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें। तो आप क्या लिखेंगे? 2r dr/dt। आर स्क्वायर को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2r dr/dt आएगा। अगर आर स्क्वायर को हम r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो सिर्फ 2r आता, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते तो dr/dr 1 हो जाता। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, अब इसको छोड़ देंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल, h को छोड़ दें, ठीक है? प्लस का साइन दें, अब इसको छोड़ दें और इसको डिफरेंशिएट करें। तो बच्चों h का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dh/dt, तो लिखा हमने dh/dt। आई बात समझ में? अब चलिए इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है? इसको डिफरेंशिएट किया बच्चों, इसको छोड़ दिया, ठीक है? प्लस का साइन दिया, अब इसको छोड़ दिया और इसको डिफरेंशिएट किया।
समझ आया? अब बस क्या वैल्यूज पुट करें, आंसर मिलेगा आपको। 1/3 पाई को आप रहने दें 2r की जगह पे, बच्चों r की जगह पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, dr/dt की जगह पे -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये लिखना है आपको। तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और h की जगह पे कितना बच्चों, फिर से 1 सेंटीमीटर, तो लिखे आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, है ना, और प्लस का साइन देके r की जगह पे 1 सेंटीमीटर लिखना है ना, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और dh/dt की जगह पे +1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो +1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, रहने देते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले 1/3 पाई तो यहाँ रहा, अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस में आएगा, जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, बस हो ही रहेगा 4। और बच्चों सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे में सेकंड है ना यहाँ, तो वो लिख लेते हैं। चलिए प्लस इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 × 1 1 ही हो जाएगा, और यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो ये बनेगा सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे में तो सेकंड है ही। अब चलिए फाइनल आंसर लिखते हैं हम लोग, 1/3 पाई, ठीक है बच्चों। और ये देखें, ये -4 + 1 तो -3 आएगा, तो ये -3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है माइनस, कितना आ रहा है बच्चों, -π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बच्चों dv/dt के नेगेटिव आने का क्या मतलब है? नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है ना वो कम हो रहा है। आप समझ रहे हैं? ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द जो कोन है वो कम हो रहा है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि नेगेटिव साइन तो यही कह रहा है ना कि कम हो रहा है, तो अगर इसको हमको लैंग्वेज में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन, मतलब फाइनल आंसर लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, और क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस लिखेंगे क्या? जी नहीं, सिर्फ लिखेंगे π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अरे भाई डिक्रीजिंग से हमको समझ में आ गया कि ये जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव है, तो आपको माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? जैसे इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि रेडियस ऑफ बेस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड थोड़े बोल रहा था, ये जो डिक्रीज वर्ड है इसी में माइनस साइन इंक्लूडेड है ना, तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे माइनस। इज इट क्लियर? तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हुआ होगा, और ऐसा हमको फिजिक्स में मिलेगा, आगे चल के खूब मिलेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये एप्लीकेशन आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन जो है उसका यूज हम रेट ऑफ चेंज के रूप में करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन का यूज ग्राफ में कैसे किया जाता है एज अ स्लोप। क्लियर बच्चों? मिले फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए फिर, थैंक यू।